नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। वंश इंजीनियरिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए, अभी मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसको रिपीट करके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका एक रिवीजन क्लास देखेंगे हम। और जो भी यहाँ क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। इसका बेनिफिट आपको बीटीएससी जेईई एग्जाम में हो जाएगा, अभी जो बिहार में कंडक्ट होने वाला है बीटीएससी जेईई। उसके अलावा एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट जेईई, पीजीसीआईएल, और इसके अलावा और भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, पीएसयू लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं। और बहुत एनालिसिस करके मैंने ये सारे क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर कैन बी यूज। तो हमें पूछ रहा है कि डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर कहाँ यूज होता है, डीसी में, एसी में, रेक्टिफाइड एसी या एसी एज वेल एज डीसी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ डीसी के लिए होता है, ओनली डीसी। और इंडक्शन टाइप जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंडक्शन टाइप जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी के लिए यूज होता है। इसके अलावा छोड़ के जितने इंस्ट्रूमेंट है और ऑल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसी एज वेल डीसी, एसी एंड डीसी बोथ के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूछ रहा है क्या, डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर। तो ये पीएमएमसी भी नहीं है, इंडक्शन टाइप भी नहीं है, तो हमारा एसी एज वेल डीसी के लिए यूज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following instrument is an integrating type instrument? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो टाइम पीरियड को भी कंसीडर करता है। ठीक है, टाइम को भी कंसीडर करता है। जैसे वाट आवर मीटर में देते हैं तो किलो वाट आवर इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो इसमें टाइम को भी इंटीग्रेशन किया हुआ रहता है, टाइम का भी फैक्टर होता है। ठीक है, बाकी जो सॉरी वाट मीटर बोल दिया मैं, एनर्जी मीटर में किलो वाट आवर बोलते हैं। ठीक है, किलो वाट इसमें टाइम को भी इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, और बाकी वाट मीटर जो है इंस्टेंटेनियस रीडिंग देता है। पावर फैक्टर मीटर भी इंस्टेंटेनियस रीडिंग देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमारा एनर्जी मीटर हो जाएगा। एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं कि टॉर्क का जो कोई इक्वेशन होता है, टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आई स्क्वायर डीएल अपॉन डी थीटा होता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर का होता है। करंट स्क्वायर होने की वजह से ये स्केल लीनियर नहीं होके, ये स्केल जो होता है हमारा लीनियर नहीं होके ये क्रैक होता है, लोअर एंड पे और अपर एंड पे क्रैक किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्रैम्प्ड होता है स्केल। ठीक है, क्रैम्प का मतलब हुआ कि इधर जो है लीनियर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्रैम्प का मतलब हुआ कि बहुत नजदीक में 1 2 3 रहेगा, ऐसा ये बहुत नजदीक में रहेगा। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो क्रैम्प्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following meter is integrating type instrument? ये क्वेश्चन ऊपर का रिपीट हो चुका है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनर्जी मीटर। अभी ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मीटर है रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ पे ये रहेगा 0.1। ठीक है, एंड करंट रेंज इज 0 to 100 एम्पीयर। इफ द रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड टू 0 to 500 एम्पीयर देन मीटर रिक्वायर्स शंट रेजिस्टेंस। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा बार-बार ये रिपीटेड होते हैं और ये हमें बोल रहा है कि अमीटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अमीटर के लिए आप मतलब जब भी आता है डेटा चेंज होगा। ठीक है, एक्सटेंशन जो है 500 कहेगा, कभी 1000 कहेगा, कभी कुछ कहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मीटर के लिए
एक फॉर्मूला भी है जो कि डेरिवेशन से आता है, तो शॉर्ट में आप याद रखिए 1 प्लस आर ए अपॉन आर एस एच। ठीक है, देखिए ये अमीटर है, तो अमीटर में हमारा ये रहता है आर ए होता है, और इसमें हम लोग शंट रेजिस्टेंस होता है आर ए। ठीक है, ठीक है, आर ए होता है और एक शंट रेजिस्टेंस होता है। तो आर ए जो होता है मीटर का वैल्यू होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अमीटर के लिए अगर याद रखना चाहते हैं तो अमीटर के लिए ऊपर आर ए आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या किया है, क्या पूछ रहा है कि डीसी अमीटर हैव रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 एंड करंट रेंज इज 0 to 100 एम्पीयर। इफ रेंज इज टू बी एक्सटेंड, तो रेंज एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर देंगे 1 ऑफ आर ए, मीटर का रेजिस्टेंस जो है 0.1 ओम है, और डिवाइडेड बाई कर देंगे शंट रेजिस्टेंस कितना, हम लोग को ये पूछ रहा है कि शंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर शंट का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.025। ठीक है, तो हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 0.025 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which instrument has the lowest resistance? अभी पूछ रहा है कि लोएस्ट रेजिस्टेंस किसमें होता है। ठीक है, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअली ये अमीटर में होता है सबसे कम, ताकि मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो कर सके। ठीक है, वोल्ट मीटर के में हमारा बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक कोई सर्किट है, सॉरी इसको ऐसे से, ये हमारा लोड है। ठीक है, लोड है, यहाँ पे हम लोग अमीटर लगाते हैं, इसके वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो अमीटर का जो है रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, मेजर में जानते हैं कि सबसे हाई रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर में भी हाई रेजिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी मीटर में भी हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूविंग कॉइल इन ए डायनेमोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि डायनेमोमीटर टाइप जो वाटमीटर हमारा होता है तो फिक्स कॉइल, तो इसमें दो डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में दो कॉइल होता है, फिक्स कॉइल होता है और मूविंग कॉइल होता है। ठीक है, तो इसका इसमें जो हम लोग फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल जो है कंसीडर करेंगे तो ये हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, लोड हो गया। अब ये जो हो तो हमारा है हमारा फिक्स कॉइल होता है या करंट कॉइल होता है, और ये जो होता है जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं और मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। तो ये हमारा मूविंग कॉइल हो जाता है, मूविंग होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये हमारा फिक्स्ड हो गया। तो हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि मूविंग कॉइल इन डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर, डायनेमोमीटर टाइप जो वाटमीटर होता है एम एल सी भी ऐसे वाटमीटर डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा पूछ रहा है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल हमारा कहाँ है, ये तो फिक्स्ड कॉइल हो गया है। मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। तो ये अक्रॉस द सप्लाई हमारा यूज होता है। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का अगर हमको रेंज इंक्रीज करना है, एक वोल्ट मीटर है उसका इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस आर सीरीज जो है लोग अप्लाई करते हैं, ये आर ए हो जाता है। ठीक है, आर मीटर का हो जाएगा और ए हम लोग वोल्ट मीटर में, तो सीरीज में अप्लाई करते हैं, ए भी मीटर हो जाएगा और भी सीरीज हो जाएगा, बी सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस is connected in series, high resistance, R series का जो वैल्यू होता है वेरी हाई वैल्यू होता है। तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज में यूज करते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा आंसर। नंबर, द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मीटर इज प्रोपोर्शनल। देखिए, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ग्रेविटी कंट्रोल मीटर, ग्रेविटी मीटर में जो होता है कंट्रोलिंग होता है WL sin थीटा या KG sin थीटा। ठीक है,
तो कंट्रोलिंग टर्म जो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये कैसे आता है आप अगर जानना चाहेंगे तो ये हमारा देखिए ये ग्रेविटी कंट्रोमीटर है और ये हमारा ये तो इधर हमारा डब्ल्यू एल का वेट लगता है, ये अगर ये थीटा स्लोप एंगल है तो डब्ल्यू एल साइन थीटा हो जाता है और इधर टीसी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम लोग टीसी इक्वल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। ये अमीटर इज ऑब्टेन बाय सेंटिंग है ये, ठीक है, ये यहाँ पे डाटा मिसिंग है 30 ओम गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विथ गैल्वेनोमीटर विथ 30 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 30 ओम हमारा मिसिंग है। व्हाट एडिशनल सर्किट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस इट टू डबल द रेंज, ठीक है, तो हमारा सर्किट में है कि एक 30 ओम का एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये शंट किया हुआ है 30 ओम से, ठीक है, 30 ओम और ये 30 ओम से शंट किया हुआ है। अब एडिशनल शंट जो है आर शंट क्या डालेंगे टू इंक्रीज द रेंज डबल, ठीक है, आर शंट का वैल्यू क्या होगा ताकि रेंज इसका डबल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अमीटर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अमीटर इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन आर एस एच, ठीक है। अब एक करंट का वैल्यू हो जाएगा ए आई एम हो जाएगा, ठीक है, मीटर के थ्रू करंट, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस आर ए भी हमारा 30 ओम है और आर एस एच भी 30 ओम है, तो आई जो है 2 टाइम्स ऑफ आई एम हो जाएगा, ठीक है, नाउ 2 टाइम्स ऑफ आई एम हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि अब जो है डबल करने के लिए रेंज को डबल करने के लिए हम क्या शंट का वैल्यू यूज करेंगे, तो आई डैश जो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स ऑफ आई एम हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ जब आई एम हो गया तो अब फिर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे m इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन आर एस एच, तो ठीक है, अब 4 आई एम, तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं 4 आई एम अपॉन आई एम इक्वल टू 1 प्लस आर ए जो कि 30 है हमारा, आर ए अपन 30 पैरेलल टू आर एस एच, ये दोनों को पैरेलल में कंसीडर कर रहे हैं, आर ए हमारा 30 है पैरेलल टू आर एस एच। अब इससे आर एस एच का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये जो हमारा वैल्यू आता है 15 ओम आता है, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर देंगे, जगह कम है इसलिए मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पूरा लिखूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैपिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंपनसेट एरर ड्यू टू स्वैपिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, तो स्वैपिंग रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं टेंपरेचर वेरिएशन को कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर, तो मेजर क्या है, मेजर क्या इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, तो मेजर में हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मेजर जो है हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करते हैं मेजर के लिए, ठीक है, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ मेजर इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, अच्छा, तो उसी क्वेश्चन को ये दूसरे फॉर्मेट में पूछा है कि मेजर इज इंस्ट्रूमेंट टू व्हिच टू मेजर, ठीक है, तो मेजर करता है हाई रेजिस्टेंस और उसके अलावा इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई वैल्यू होता है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर जो हम लोग इंसुलेशन करते हैं ना, जैसे हमारा बस हो गया 110 केवी तो 132 केवी बस हो गया, उसके ऊपर या केबल के ऊपर जो हम लोग यूज करते हैं वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हाई वैल्यू को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। With the decrease in the strength of permanent magnet in an insulation measure due to aging, a major reading will be, ठीक है, तो अगर ये हमारे पूछ रहा है कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है, परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज किया, ठीक है, मैं तो स्ट्रेंथ ड्यू टू एज की वजह से,
तो उसके वजह से क्या होता है, मेगर विल रीड, मेगर क्या करेगा, तो मेगर जो मेगर का वैल्यू क्या होगा, तो लोअर देन एक्चुअल रीडिंग हमारा रीड करेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, एज मैग्नेट स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो वी इंड्यूस जो होगा उसमें डिक्रीज कर जाएगा। वी इंड्यूस अगर डिक्रीज कर देगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिटार्डिंग प्रोपोर्शनल टू वी इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, इसकी वजह से लोअर देन एक्चुअल वैल्यू रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a static combination of control coil and compensating coil is used in measure to minimize the effect, ठीक है। तो स्टैटिक कॉम्बिनेशन भी कहाँ यूज करते हैं, स्टैटिक कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेट हो गया, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हो गया। अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग स्टैटिक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रे मैग्नेटिक, स्ट्रे मतलब ये कुछ नहीं है आउटसाइड, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या किसी और जैसे एक इक्विपमेंट है उसमें बहुत सारे मैग्नेट होते हैं अलग अलग काम के लिए, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसके यूज के लिए हम लोग स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कम करने के लिए तो यूज करते हैं स्टैटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट, अभी भी ऊपर भी देखे क्वेश्चन रिपीट हो गया है हाई रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेलेक्ट वेरिएंस। अब ये पूछ रहा है कि इसका टेंपरेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं एल्युमिनियम का टेंपरेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, अगर टेंपरेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। मैग्नीज का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और कार्बन का नेगेटिव होता है, ये निग्लिजिबल होता है, निग्लिजिबल होता है, कार्बन का जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम इसे याद कर लेंगे, इसे मैच कर लेंगे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पॉजिटिव क्यू, ठीक है। मैग्नीज लगभग कांस्टेंट होता है और कार्बन का नेगेटिव होता है, तो मैच करने पे हमको आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए का क्यू, ए का क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल, देखिए यहाँ पे हम लोग इंसुलेशन जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन जो होता है, जो नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मार्क करके रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो साल्ट वाटर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए ये देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट पूछा है, ठीक है। तो ये जो किलोवाट आवर जो है हमारा, ये कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है जो कि इंडिया में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट जो हमारा होता है वो जूल होता है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये भी यूनिट वाइज सेम है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, वाट सेकंड तो कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेयर इज यूज ड्यू टू, ठीक है। तो ग्लेयर इज यूज सी एंड डी, एक्सेसिव लाइटिंग कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस, ये दोनों के लिए यूज होता है ग्लेयर, ठीक है। ये दोनों के लिए बोथ हो जाएगा हमारा सी एंड डी ऑप्शन, ठीक है। इसको इसको आप एक लिए बोथ सी एंड डी, ठीक है। ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस द लीस्ट रेजिस्टिविटी, लीस्ट रेजिस्टिविटी सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को रो को डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस द लीस्ट रेजिस्टिविटी, आयरन, मैग्नीन और एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का सबसे लेस होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। करंट ऑफ ए फॉलोइंग, करंट ऑफ
ए करंट ऑफ IS, अच्छा, following through the series combination of PMC and moving iron ratio of two current resistor by them. अच्छा, इसमें करंट का इक्वेशन थोड़ा मिसिंग है. इसमें करंट का जो इक्वेशन है I इक्वल टू 6 प्लस 10 साइन 100 पाई टी प्लस 20 साइन 200 पाई टी. ये करंट का हमारा इक्वेशन है. ठीक है, करंट का इक्वेशन है ये. अब इसमें पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमसी एंड मूविंग आयरन. ठीक है, तो हम ऊपर बताए थे कि पीएमएमसी जो है हमारा, पीएमसी जो है हमारा डीसी वैल्यू रीड करता है, तो एसी वैल्यू इसका 0 हो जाएगा. ठीक है, तो डीसी वैल्यू ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, सिर्फ डीसी वैल्यू तो 6 एम्प्स हो जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा है मूविंग आयरन. मूविंग आयरन जो होता है हमारा, मूविंग आयरन जो है आरएमएस वैल्यू रीड करता है, आरएमएस वैल्यू. तो इसका आरएमएस निकाल देंगे. आरएमएस निकालने के लिए 6 स्क्वायर प्लस 10/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 इसका लेंगे तो 20/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, मूविंग आयरन. अब इसका जो वैल्यू हमारा आ जाता है निकल के 16.91 आता है, 16.91 एम्स आता है. अब हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द टू करंट. तो रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, रेशियो जो हमारा हो जाएगा आई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई डीसी. तो 16.91 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये 2.82 आ जाएगा. ठीक है, 2.82. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो ध्यान दीजिएगा. 2 मीटर x and y required 40 mA 50 mA रेशियो पर पुल मल्टीप्लेक्सर होते हैं. बोथ आर इक्वली सेंसिटिव. देखिए ये क्या है, जो सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाई फुल स्केल होता है, करंट एंड फुल स्केल होता है. ठीक है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ज्यादा है कम सेंसिटिव होगा, जिसका करंट वैल्यू रिक्वायर्ड हाई फुल स्केल है, तो सेंसिटिविटी ऑफ 40 mA इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ 50 mA. ठीक है, तो ये 40 mA कौन सा है, x और ये y. तो x sensitivity of x is more sensitive than y. ये आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The ballistic galvanometer of constant equal to 1 microcoulomb per degree gives a throw of when a capacitor discharged through the meter. If battery of 15 volt is used to recharge the capacitor, value of capacitance is. ठीक है, तो इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना है, गैल्वेनोमीटर और कांस्टेंट कितना है. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 माइक्रोकूलम्ब पर डिग्री. ठीक है, वेन कैपेसिटी. ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है. इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम्ब पर डिग्री गिव्स अ थ्रो ऑफ, हाँ, एक थ्रो ऑफ 22.5 डिग्री है. ठीक है, 22.5 डिग्री. ठीक है, तो थीटा जो है हमारा 22.5 डिग्री है. ठीक, थीटा है, तो हमारा Q जो है हमारा चार्ज का वैल्यू Q इक्वल टू CV होता है, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला इक्वल टू K इनटू थीटा होता है. ठीक है, तो Q हमारा कितना हो जाएगा, K इनटू थीटा का वैल्यू 22.5 इनटू 1 माइक्रोकूलम्ब. ठीक है, इसको C V से इक्वल कर देंगे, तो C इनटू 15 वोल्ट इक्वल टू 22.5 माइक्रोकूलम्ब. तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारा हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 50 माइक्रोकूलम्ब. इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड 1.5 माइक्रोफैरड. ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following instrument does suffer
फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस से जो सफर करता है वो सफर कौन करता है? इंडक्टर साहब सफर नहीं करता है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप्स नहीं सफर करता है, मूविंग आयरन करता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस। ठीक है, हिस्टेरेसिस पीएमसी से तो डीसी के लिए यूज होता है, तो नहीं करता है। पोटेंशियम हिस्टेरेसिस हमारा ये होता है। ठीक है, आप ये कर लो, बैक में जाओ, फिर ये हिस्टेरेसिस, तो ये एसी में यूज होता है। ठीक है, a potentiometer is used to measure the voltage between 2 points of a DC circuit, which is found to be 1.2 volt. This is also measured by a voltmeter, which is found to be 0.9 volt. The resistance of the voltmeter is the input resistance between the 2 points. ठीक है, ये is 60 किलो ओम है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर डाटा मिसिंग है, 60 किलो। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमको वो एक तो हमारा इसको 2 मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 मैट्रिक्स से कर सकते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर जो है हमारा वो 1.2 वोल्ट है। ठीक है, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर कितना हो जाएगा? 0.9 वोल्ट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना होता है? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो है 60 किलो ओम है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर डिवाइडर के थ्रू अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.9 वोल्ट पे 60 किलो ओम है। ठीक है, तो 0.3 वोल्ट पे हमारा कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट पे 60 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 0.3, ये हमारा जो हो जाएगा 20 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, 20 किलो ओम, इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the measurement of low resistance using a potentiometer, the following reading were obtained by voltage drop across the unknown resistance 0.3531 volt. The voltage drop across a 0.1 ohm standard resistance connected in series with unknown resistance 1.083 volt. The value of the unknown resistor is. ठीक है, तो during the measurement of low resistance using a potentiometer, the following reading were obtained by voltage drop across unknown resistance. हाँ, अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू इतना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 0.1 ओम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेंस विथ अननोन रेजिस्टेंस इतना वोल्ट, वैल्यू ऑफ द अननोन रजिस्टर इज। ठीक है, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस कितना हमारा फ्लो? करंट थ्रू रेजिस्टेंस आई थ्रू रेजिस्टेंस कितना हमारा फ्लो करेगा? अननोन रेजिस्टेंस हमारा इतना है 1.083। ठीक है, डिवाइडेड बाई वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.1 हो, तो हमारा हो जाएगा 10.83 एम्प्स हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 0.531 वोल्ट। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर अननोन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा फिर इसमें? तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 0.531 वोल्ट हो गया, सॉरी इसको ये कर लेता हूँ, 0.531 डिवाइडेड बाई 10.83, तो अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू 49.03 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 49.03 मिली, हाँ ओम में हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस मिली ओम हो जाएगा 49.03। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लॉय ए नल मेथड ऑफ मेजरमेंट? नल मेथड क्या होता है कि दोनों तरफ से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो डीसी पोटेंशियोमीटर में नल मेथड यूज करते हैं, केल्विन डबल्स ब्रिज में भी बैलेंस करते हैं, एसी पोटेंशियोमीटर में भी यूज करते हैं, मेगर में हम लोग नहीं करते हैं, मेगर हो जाएगा आंसर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर इज, देखिए कभी कभी डाटा ये डायरेक्टली पूछ लेता है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, ये जो अल्फा का वैल्यू अल्फा ऑफ
कॉपर, अल्फा कॉपर जो होता है 0.00393 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। When a multiplier is added to an existing voltmeter for extending its range, the electromagnetic damping, ठीक है। अब ये पूछ रहा है वोल्टमीटर का अगर हम रेंज अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, रेंज एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है हमारा डिक्रीज कर जाता है। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर डायरेक्शन, विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर। अच्छा, कौन सा फोर्स है, देखिए तो टू पैरेलल कंडक्टर है, एक पैरेलल कंडक्टर है और एक पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें अप की ओर जा रहा है, इसमें डाउन की ओर जा रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स होगा राइट हैंड का रूल के अनुसार जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो अप वाले में हमारा ए डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और डाउन वाले में जब हम करेंगे तो ए डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट जब हो रहा है तो अपोजिट की वजह से इसमें देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, तो अपोजिट में रिपल्सिव। जब दोनों फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा तो रिपल्सिव फोर्स इंड्यूस करेगा, ठीक है। इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग आर मेनली यूज्ड टू, ठीक है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग आर मेनली यूज्ड टू, स्प्रिंग जो है हमारा यूज होता है पॉइंटर मूवमेंट के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज टू। इफ एज अप्लाइड अक्रॉस ए पीएमसी वोल्टमीटर ऑफ फुल स्केल रेंज, इतना अच्छा, इफ ए डाटा थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, इफ ए 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, इतना अप्लाई पीएमसी वोल्टमीटर ऑफ फुल स्केल रेंज ऑफ 200 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें डाटा में से 10 किलो ओम, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। अभी पूछ रहा है कि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो हमारा सबसे पहले देखिए पीएमएमसी वोल्टमीटर है, ठीक है। पीएमएमसी जो है हमारा ये डीसी वैल्यू रीड करता है, और डीसी वैल्यू, लेकिन यहाँ हम लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, एसी वैल्यू, ठीक है। तो एसी वैल्यू में एवरेज जो है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम टाइप फ्लक्स प्रोड्यूस बाय शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है हमारा टीडी जो होता है ड्राइविंग टॉर्क इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, टीडी डिफ्लेक्टिंग जो है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन इंडक्शन फ्लक्स प्रोड्यूस बाय शंट कॉइल शुड बी इन फेज टू ईच अदर, जैसे ए होता है ना हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू जो होता है हमारा मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम साइन थीटा इजकल टू 90 डिग्री 1 इजकल टू 90 डिग्री पे हो। 90 डिग्री पे होने का मतलब हो गया कि इंडक्शन आईसीसी आई प्रेशर कॉइल पीसी, ये दोनों में एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 35 का ये हो जाएगा 90 डिग्री पे होना चाहिए। 90 डिग्री इन फेज विथ ईच अदर नहीं हो जाएगा, इन क्वाड्रेचर, हाँ 90 डिग्री डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा। आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इन क्वाड्रेचर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस यूज इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वर्क आर प्रोवाइडेड विथ। तो लीड का जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को एवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए अप्रूव्ड विथ हम लोग क्या करते हैं,
तो हम लोग 4 टर्मिनल यूज करते हैं, 4 टर्मिनल यूज करते हैं हम लोग लीड रजिस्टर्स को यूज करने के लिए, लीड रजिस्टर को मिनिमाइज करने के लिए। द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव वोल्टेज, द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, ये आया नहीं है क्वेश्चन में, एक मिनट मैं वोल्टेज का इक्वेशन दे देता हूँ। 110 प्लस 175 साइन 3140 माइनस 25 डिग्री। तो एवरेज वैल्यू जब हम कंसीडर करेंगे तो एवरेज जो हमारा सिर्फ डीसी वाला हो जाएगा कंपोनेंट, एसी का एवरेज वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो 110 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी का जो है, कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा जो होता है, सिग्मा का जो डायमेंशन होता है माहो पर मीटर होता है, ठीक है। ये ओम पर मीटर है, माहो पर मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंडक्टिविटी जो है माहो पर मीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ ऑयल soak paper has been inserted between the plates of parallel resistor, then the potential difference between the plate will be। देखिए पैरेलल प्लेट जो है, 2 प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर जो है सोक पेपर जो है हमारा डाल दिया गया है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिवाइडेड बाई एक्स होता है। एक्स जो होता है ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है हमारा इसका मतलब वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 बाई आर, ठीक है, Q बाई आर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर के हो जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर होने का मतलब है कि हमारा ये डिक्रीज कर जाएगा वैल्यू, ठीक है। टेस्ला इज सेम एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ला, मतलब टेस्ला का हम लोग से पूछा जा रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। तो टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला जो है सेम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी के बराबर होता है। अब बी इजकल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फ्लक्स पर यूनिट के एरिया क्या हो जाता है, वेबर पर मीटर हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर की इक्विवेलेंट हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, ठीक है। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। इसमें ए रेजिस्टिविटी होता है, लेंथ होता है, एरिया होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है, आर ए अपॉन एल। तो इसका जब डायमेंशन में हम लिखेंगे तो ओम ने मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। अब ओम मीटर डायरेक्ट नहीं देके क्या किया है कि ए पावर 3 ए पावर 2, तो ये हमारा कैंसिल होके ओम मीटर बन जाएगा, ओम मीटर बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैम्प हैविंग मीन अ स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ 800 is suspended at a height of 10 meter, calculate the illumination just below, ठीक है। तो जो स्फेरिकल कैंडल पावर ही हमारा इल्यूमिनेशन होता है, यही इल्यूमिनेशन भी होता है, इल्यूमिनेशन होता है। तो
जब ये हाइट उसका कुछ भी रहे, जो पावर होता है वही इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन को ही हम पावर में डिनोट करते हैं, तो 800 लक्स हो जाएगा। A resistance R is measured by ammeter voltmeter method. The voltmeter reading is 200 volt and its internal resistance is एक सेकेंड, हाँ, internal resistance is 2 kilo. If the ammeter reading is found to be 2 amps, then value of R is, अब ये पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस आर इज मेजर्ड बाय अमीटर वोल्टमीटर मीटर। देखिए एक हमारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें अमीटर लगाएंगे और एक वोल्टमीटर लगाएंगे, अमीटर और एक वोल्टमीटर लगाएंगे, ठीक है। अब हमें कह रहा है ये रेजिस्टेंस जो है 2 किलो ओम है और 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट इंसुलेशन रहता है। अमीटर रीडिंग फाउंड टू बी, अमीटर जो है 2 एम्प्स का रीडिंग फाउंड होता है, देन वैल्यू ऑफ आर। तो आई करंट थ्रू वोल्ट मीटर हमारा क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, तो 0.1 एम्प्स हो जाएगा। और अब जब 0.1 एम्प्स है, करंट थ्रू वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई आर। आई आर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये जो रीडिंग है 2 माइनस 0.1, ठीक है, ये 0.1 एम्पियर इधर चला गया, तो 2 माइनस 0.1, तो 1.9 एम्पियर हो गया, ठीक है, 1.9। वोल्टेज अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 200 वोल्ट है, और करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा 1.9 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 1.9, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 105.3, ये ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in electrodynamic type of meter the deflection of the pointer is proportional to, ठीक है, तो ईडीएम टाइप जो है, ईडीएम टाइप है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है I1 I2 cos phi dl upon d theta ये फॉर्मूला होता है, तो ये I RMS वैल्यू होता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट मीन स्क्वायर ऑफ करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग, दोनों करंट होता है। I1 I2 जो होता है, I1 जो है फिक्स्ड कॉइल करंट हो गया, I2 जो है मूविंग कॉइल करंट। If current through the operating coil of a moving iron instrument is double, ठीक है, तो ऑपरेटिंग फोर्स बिकम, if the current through the operating coil of a moving iron instrument is double, ऑपरेटिंग फोर्स, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है हाफ आई स्क्वायर dl अपॉन dt होता है, ठीक है, dl अपॉन dt। तो करंट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर हो जाता है। अब हमारा जब ये 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 आई का होल स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। In moving iron instrument, the iron moves in a direction to couch, ऑप्शन क्या है हमारा, coil inductance to be constant, mutual inductance to be minimum inductance part decrease the flux assigning, moving iron, the iron moves in a direction to couch, देखिए आयरन जब भी मूव करेगा मिनिमम रिलक्टेंस पाथ के लिए यूज करेगा, ठीक है, ये जो होता है आयरन जो मूव करेगा वो जो चाहेगा मिनिमम रिलक्टेंस, जैसे करंट में, करंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करंट फ्लो करता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट और रेजिस्टेंस पैरामीटर होता है, उसी तरह से पोटेंशियल एंड रिलक्टेंस रिलक्टेंस होता है, ठीक है, तो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ हो जाएगा। रिलक्टेंस जो है रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a moving coil instrument has a resistance of इसका कितना वैल्यू है 10 सॉरी 10 and give full scale deflection of 0.5 volt, that's a difference of force. How can we order to measure current up to 100 ampere?
देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार बताया हूं, जो वोल्टमीटर के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस आर ए, वोल्टमीटर नहीं अमीटर है इसमें, हाँ ठीक है 1 प्लस आर ए अपॉन आर एस एच यूज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग जो है हमारा मल्टीप्लाइंग जो हो जाएगा हमारा, इसको देखिए आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम, तो 50 मिली एम्पियर। ओके, अब मल्टीप्लाइंग जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 100 एम्पियर डिवाइडेड बाय 50 मिली एम्पियर, तो ये जाएगा 2000, ठीक है 2000 मल्टीप्लाइंग वैल्यू हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे मल्टीप्लाइंग फॉर 2000 इक्वल टू 1 प्लस 10, आर ए का मीटर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है ना 10, आर ए अपॉन आर एस एच सेंट का वैल्यू, तो आर सेंट का वैल्यू निकालेंगे, आर सेंट का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 0.0051 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हमको इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, करंट अप टू बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस द मीटर बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, ये तो सिर्फ इतनी पूछ रहा है कि आपको शंट रेजिस्टेंस से, तो मीटर रेंज एक्सटेंड करने के लिए सिंपल सा हमारा है बनेंगे कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर, ये तो अमीटर का क्वेश्चन है, ये निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए, 2 voltmeter of the same range are connected in a parallel to a AC circuit. 1 voltmeter is moving iron type leads to 200 volt if the other is PMC instrument, the reading will be, ठीक है। तो PMCC इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा डीसी रीड करता है, और डीसी रीड करने के लिए और एसी सप्लाई हम दे रहे हैं तो डायरेक्ट जीरो रीड कर देगा ये तो, ठीक है। EMF induced in the coil rotating in uniform magnetic field will be maximum when the, ठीक है। अभी पूछ रहा है EMF induced in a coil rotating in uniform magnetic field, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो EMF इंड्यूस्ड कब मैक्सिमम होगा, जब कब मैक्सिमम होगा रोटेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, सॉरी, तो हमारा E जो होता है EMF इंड्यूस्ड का वैल्यू तो -m d phi अपॉन dt, अब जो है d phi अपॉन dt जब ये हमारा वैल्यू मैक्सिमम होगा तब ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। d phi बाय dt मैक्सिमम होने के लिए जो है फ्लक्स जो है कट मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स जो है इसके थ्रू कट करेगा तब मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसके लिए रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स बाय द कॉइल साइड इज मिनिमम, मिनिमम नहीं होना चाहिए मैक्सिमम से, फ्लक्स लिंकेज विद लिंकेज नहीं होना चाहिए, ये कट होता है चेंज होता है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मिनिमम, नहीं ये मिनिमम नहीं है मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, moving coil PMC and moving iron instrument can be distinguished by observing, अब ये पूछ रहा है कि moving coil and moving iron instrument, PMC and moving iron, ठीक है MI can be distinguished by observing, मतलब उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो देखिए मूविंग आयरन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्रैम्प होता है, और मूविंग आयरन का मूविंग आयरन, और PMMC का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लीनियर होता है, PMMC वो लीनियर होता है, ये जो PMMC होता है लीनियर होता है, और मूविंग आयरन जो होता है क्रैम्प होता है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ना तो यहाँ पे क्रैम्पिंग अगर दिख गया तो स्केल देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारा PMMC है या मूविंग आयरन है, ठीक है। स्पीड ऑफ द मेजर इज केप्ट एट, ये तो नॉर्मली 160 आरपीएम के आसपास हम लोग रखते हैं, ठीक है। Which instrument is used to measure the high resistance, पहले भी हम लोग बता चुके हैं केल्विन टेबल बेस से स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, कैलिब्रेशन से स्मॉल, बीटा स्टोन से मीडियम मेजर करते हैं, मेजर से जो है हम लोग हाई रेजिस्टेंस हाई हाई वैल्यू,
या इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे मेजर, जिसका वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है, ये डीसी वोल्टमीटर है सेंसिटिविटी ऑफ, पैटर्न इसीलिए थोड़ा सा 1000 ohm per volt। ठीक है, when it is measure half full scale is 100 voltage, the current through the voltmeter, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सेंसिटिविटी इनटू वी फुल स्केल, सेंसिटिविटी कितना है मेरा 1000 है, इनटू वी फुल स्केल क्या है 100, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 पर 3 तो 500, 10⁵। ठीक है, फुल हाफ स्केल, तो आपको हाफ स्केल के लिए हम क्या करेंगे, हाफ स्केल के लिए हम लोग हो जाएगा v इक्वल टू 50 हो जाएगा, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50। ठीक है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10⁵ 0.5 मिली एम्पीयर, ये रहेगा 0.5 मिली एम्पीयर। सब कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर यूज, ठीक है, एमीटर के लिए हम लोग शंट में यूज करते हैं, अच्छा इसमें पूछा टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर यू शुड यूज, ठीक है, increase the range of an AC ammeter you should be condenser across the meter, नहीं करंट ट्रांसफार्मर नहीं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस AC के लिए इंडक्टेंस across the meter तो यूज करते हैं। If a dynamometer type wattmeter is connected in AC circuit, the power indicated by the wattmeter, अभी पूछ रहा है कि डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर is connected with the power AC circuit, डायनामोमीटर तो एवरेज पावर है, एवरेज पावर यूज करता है डायनामोमीटर टाइप 150 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्टमीटर ऑफ एक्यूरेसी क्लास 1 with 75 volt when is used in a circuit under the standard condition, the maximum possible percentage error in the reading, तो पॉसिबल एरर हमारा कितना हो जाएगा, फुल स्केल 150 वोल्ट, फुल स्केल जो है 150 वोल्ट कर रहा है, कितना कम कर रहा है मैंने 75 डिवाइडेड बाय कितना में 1, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 वाटमीटर मेथड ऑफ ए पावर मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर पावर। ठीक है, अब 3 वाटमीटर जो है नॉर्मली जो है हमारा ये वाटमीटर नॉर्मली जो है हम 2 वाटमीटर से यूज कर सकते हैं, बैलेंस अगर है तो, और अनबैलेंस है तो हम लोग 3 वाटमीटर यूज करते हैं। अनबैलेंस बैलेंस के लिए 2, अनबैलेंस के लिए 3, तो 3 वाटमीटर, तो अगर बैलेंस सर्किट है तब भी यूज कर सकते हैं, अनबैलेंस है तब भी यूज कर सकते हैं, अनबैलेंस में भी आ जाएगा, तो बोथ के लिए बैलेंस है अनबैलेंस है बोथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज ये पार्ट 1 था हमारा दोस्तों। ठीक है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको देख के जाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कहीं कोई डाउट हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी हो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी डाउट हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं 7903545016, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आशीष सर। ठीक है, आप लोग कॉन्टैक्ट करें। चलिए नमस्कार, थैंक यू।